Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about British policy for local bodies। तो अब लोकल बॉडीज़ के साथ ब्रिटिश की किस तरीके की पॉलिसीज़ थी वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो, ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे? लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करके हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे। अब लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से प्रमोट करेंगे? थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हम लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगे। अब हम ये म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो है इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इनका इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर रहे हैं? सो दैट लोकल सर्विसेज को एडमिनिस्टर किया जा सके। अब लोकल सर्विसेज कौन कौन सी हैं और बाकी की ऐसी कुछ बेसिक एमिनिटीज़ जो कि लोकल सर्विसेज को एडमिनिस्टर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। बेसिकली लोकल सर्विसेज जो ज़रूरी होती हैं, ऐसी कुछ बेसिक एमिनिटीज़। ठीक है, तो अब इन सब लोकल सर्विसेज को एडमिनिस्टर करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो फिनेंस कहाँ से किया जाएगा? इनको फिनेंस किया जाएगा लोकल टैक्सेस से। ऑलराइट, तो लोकल टैक्सेस से ये फिनेंस्ड होंगे। अब आप ये सोचोगे कि ब्रिटिश ने इस तरीके की पॉलिसीज़ क्यों लेके आए? ये इन्होंने क्यों सोचा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स थे, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ने ये सब चीज़ें सोची। कौन से फैक्टर्स थे वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर है कि फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। अब गवर्नमेंट जो है वो फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी फेस कर रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन कर लिया था कि उन्हें लगा कि अब ये फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हमारे लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी हो गया है। दूसरा रीज़न ये था कि ये सारे जितने भी सिविक एडवांसेस थे ये यूरोप में ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। तो ये चाह रहे थे कि यूरोप के जितनी भी सिविक एमिनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर मॉडर्न एडवांसेस मौजूद हैं उनको इंडिया में ट्रांसप्लांट किया जा सके। इंडिया में ट्रांसप्लांट कर देंगे क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट्स जो है ये इंडिया और यूरोप के वो काफ़ी बढ़ रहे थे। तो इस वजह से अगर बेसिक सिविक एमिनिटीज़ जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो ये अच्छा रहेगा इनके लिए। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि कुछ ऐसे ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स थे जिन्हें ये लगा कि अगर हम इंडियंस से एसोसिएशन कर लेते हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके की आप एसोसिएशन करते हो तो उससे क्या होगा कि अगर ब्रिटिश सुप्रीमेसी को भी उनकी इंडिया की एसोसिएशन ब्रिटिश के साथ अगर ब्रिटिश सुप्रीमेसी को भी अंडरमाइन नहीं करती है तो क्या बुराई है इंडियंस को ब्रिटिश के साथ मिलाए रखने की? इससे क्या होगा कि अगर इंडियंस में कोई भी पॉलिटिसाइजेशन बढ़ रहा होगा तो वो हम चेक कर पाएंगे कि क्या इंडियंस में पॉलिटिसाइजेशन बढ़ रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें भी चेक होती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो इसलिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़ ये हो गई कि अगर हम लोकल वेलफेयर का काम करेंगे तो मासेस में हमारा क्रिटिसिज्म भी कम होगा। लोगों को लगेगा कि हम उनके लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं होंगे और रिबेल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोकल वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगे तो पब्लिक क्रिटिसिज्म को इस तरीके से हम काउंटर कर लेंगे और इससे हमें कोई एब्सोल्यूट पावर ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ब्रिटिश को सूझा कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज होती रही तो वो अलग अलग एक्ट्स में अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्ट ऑफ 1861। देखो, 1861 की एक्ट का ये टाइम ऐसा था जब लोकल बॉडीज़ जो थी वो फॉर्म हुई थी इसी टाइम में और इन लोकल बॉडीज़ में नॉमिनेटेड मेंबर ज़्यादा थे। सो दीज लोकल बॉडीज़ आर बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स। पर इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी हेड कौन करता था? ये लोकल बॉडीज़ को हेड कौन कर रहा था? तो डीएम इनको हेड करे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये हेडेड थी। और उस टाइम पर ये देखा जा रहा था, ये लोग कहते थे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का ये जो पूरा हम लोग प्रोसेस चला रहे हैं ये और कुछ नहीं है, बस एक एडिशनल टैक्स कलेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा था उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेयोज रेजोल्यूशन 1870 की। अब इंडियन काउंसिल एक्ट आई होती है 1861 की। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि भाई फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अब देखो, इंपीरियल गवर्नमेंट से तो कुछ ना कुछ एनुअल ग्रांट्स मिलते ही थे, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये कहा गया कि आप अपने बजट्स को बैलेंस करने के लिए लोकल टैक्सेशन का सहारा लीजिए। तो प्रोविंसेस जो हैं वो लोकल टैक्सेस लगाते थे ताकि अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स जितने भी हैं उनको ये लोग पूरा कर सकें। तो लोकल फाइनेंस की शुरुआत जो है वो यहाँ से हो गई। मेयोज रेजोल्यूशन 1870 के द्वारा सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस जो है उनको भी बाइफरकेट कर दिया गया था कि ये आपके सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए, प्रोविंशियल फाइनेंसेस हो गए। प्रोविंशियल फाइनेंसेस के लिए जो भी शॉर्टफॉल्स रहेंगे उसके लिए आप लोकल टैक्स का सहारा लो और यहाँ से अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स पूरे कर लो।
और ये किस तरीके से किया जाता था, बेसिकली ये जो बाइफरकेट किया गया और फाइनेंस वगैरह ये सब बातें की गई, ये किस तरीके से किया जाता था। देखो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के जिनके लिए कहा गया, कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हो गई या एजुकेशन हो गया या रोड्स हो गई। ये कहा जाता था कि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ जाएंगे अब ये सारे डिपार्टमेंट, तो ये लोग देखेंगे। यहाँ से फिर ये इसी तरीके की ये लोकल फाइनेंस की अब शुरुआत हो चुकी थी। अब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी जिन्होंने ये एक्ट्स जो है, जो म्यूनिसिपल एक्ट्स है वो पास कर दी थी, ताकि इस पूरी पॉलिसी को आउटलाइन, जितनी भी ये आउटलाइन पॉलिसी थी, इसको फॉर्मुलेट किया जा सके। तो ये लोकल बॉडीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए म्यूनिसिपल एक्ट जो है वो पास कर दी गई थी। जैसे बंगाल, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, पंजाब, इन सब ने ये एक्ट जो है ये पास कर दी थी। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट लॉर्ड लिटन 1877। नाउ वी टॉक अबाउट लॉर्ड लिटन 1877। तो ये जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसी थी 1877 में, उन्होंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाए और टैक्सेशन पावर्स का भी ट्रांसफ़र प्रोविंसेस को कर दिया जाए। तो जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ का बेसिकली एक्सटेंशन है ये। जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, लॉ, जस्टिस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सरसाइज, तो ये सारी चीज़ें भी अब प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। ठीक है, तो ये लॉर्ड लिटन ने कहा था 1877 में। अब आते हैं रिपन। तो रिपन का रेजोल्यूशन आता है 1882 में। जब रिपन आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ अलग ले आऊँगा, उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो मेयोज रेजोल्यूशन था 1870 का, मैं उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ और उसी को ही सपोर्ट करूँगा, उसी को एक्सटेंड करूँगा। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब देखो जब ये आए थे तो उनके जो मेन पॉइंट्स थे रेजोल्यूशन के वो थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कह रहे थे कि हम लोकल बॉडीज़ को डेवलप करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करेगा और एक पॉलिटिकल और पॉपुलर एजुकेशन का एक इंस्ट्रूमेंट साबित होगा। तो जितनी भी एजुकेशन वगैरह में भी ये एडवांसमेंट देखी जाएगी, इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी और ऑफिशियल इंटरफेरेंस यहाँ पर मिनिमम रहेगा। तो ये सब चीज़ें कही गई थी रिपन के रेजोल्यूशन में 1882 में। अब कुछ पावर्स थी जो कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ लिवाई करने की पावर्स भी इनके पास आ गई थी। तो अगर आपको लोकल अफेयर्स को एडमिनिस्टर करना है, आप कैसे करोगे एडमिनिस्टर? अर्बन और लोकल रूरल बॉडीज़ से करोगे ना। अब ये अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ जो हैं, इनका पैसा कहाँ से आएगा? तो इनके पास कुछ इनको ड्यूटी दी जाती थी कि आप ये ड्यूटीज़ जो हैं ये अपनी पूरी करो और अपनी टैक्स वगैरह लगाओ, तो आपका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो वहीं से आता रहेगा। तो ये सब चीज़ों की बात की गई थी। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही इन बॉडीज़ में मेजॉरिटी में थे। क्यों थे मेजॉरिटी में? देखो इनको ये बेसिकली लग रहा था कि अगर ऑफिशियल को ये लगता है कि वो बाद में जाके इलेक्शंस वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये आ सकते हैं इलेक्ट होकर। ठीक है, तो इस वजह से नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं यहाँ पर मेजॉरिटी में बैठे रहते थे कि कब हमारा नंबर आएगा, अगर बाई चांस इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गए तो हमारा नंबर लग जाएगा और हम आ जाएंगे इलेक्ट होके। तो इसलिए ये लोग ऐसे ही बैठे रहते थे फालतू में बस। अब नॉन ऑफिशियल्स ही जो है चेयरपर्सन भी बनते थे इन बॉडीज़ के। ऑफिशियल इंटरफेरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया तो वो तो बिल्कुल ही लिमिट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मिनिमम ऑफिशियल इंटरफेरेंस रहता था और जितनी भी लोकल बॉडीज़ की जितनी भी एक्ट्स थी उसको बार बार रिवाइज़ किया जाता था, उस पर चेक रखा जाता था, पर पॉलिसीज़ को डिक्टेट नहीं किया जाता था। तो इतना ऐसे स्ट्रिंजेंट सिस्टम नहीं था, बहुत ही मिनिमम ऑफिशियल इंटरफेरेंस था इसमें। बट कुछ ऐसे केसेस होते थे जहाँ पर ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव का सैंक्शन रिक्वायर्ड होता था। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे अगर आपको लोन्स वगैरह रेज करने हैं या फिर म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी जो है उसका कोई केस आ गया है कि कोई भी म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी को एलियनेट करना है, या फिर आपको कोई नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने हैं, या फिर एक प्रिस्क्राइब्ड सम था उससे ज़्यादा का अगर आपको उसके ज़्यादा से वर्किंग कॉस्ट का अगर आपको कोई काम लेना है, इस तरीके के अगर कोई भी रूल फ्रेम करने हैं या कुछ भी इस तरीके की बात होती है तो उसमें आपको ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव का सैंक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ही केसेस थे। रेवेन्यू डेवल्यूशन किस प्रकार से होता था कि पहला अगर देखा जाए तो जनरल सेंटर में होता था, फिर प्रोविंशियल एंड कॉमन। तो इस तरीके से रेवेन्यू का डेवल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। अब और भी कुछ रोल्स थे, जैसे प्रॉब्लम्स ये थी कि फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड थी, ऑफिशियल कंट्रोल जो है वो भी रिटेन कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कर लिया था। फिर नॉन ऑफिशियल्स का रोल भी निगलेक्ट कर दिया गया था और गवर्नमेंट के पास तो मतलब जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ना कि ऑफिशियल कंट्रोल जो है वो रिटेन हो गया था, तो गवर्नमेंट के पास तो मतलब कि इतना ज़्यादा कंट्रोल आ गया था कि वो अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी बॉडी जो है वो हटा भी सकते थे, फिर उसके ऊपर भी कोई बॉडी लगा सकते थे, इस तरीके से वो कुछ भी कर सकते थे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर कंट्रोल आ गया था।
बट अब क्या हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी ने ज़्यादा रिपन के जितना भी ये मॉडल था उसको ये सपोर्ट नहीं किया बहुत ज़्यादा, और ये कहा कि इंडियंस आर अनफिट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि इंडियंस, देख रहे हो आप किस तरीके की बातें करते थे कि इंडियंस जो है वो तो खुद को गवर्न करने के लायक ही नहीं है बिल्कुल, ये अभी अनफिट है, ठीक है, इनको कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से ये लोग चल रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक कमीशन की। तो एक रॉयल कमीशन आती है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, 1908 की ये कमीशन होती है जिसके चेयरमैन होते हैं हॉब हाउस। अब ये कमीशन क्या कहती है कि देखो ये लोकल बॉडीज जो है इनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग जो है वो हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि फिनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनकी बहुत कमी हो रही है। तो लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से अच्छे से लोकल बॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, जो रिकमेंडेशंस अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा था विलेज पंचायत के कंटेक्स्ट में कि भाई पंचायत जो है उनको और पावर दी जाए, जैसे कि उनको जुडिशियल जुरिस्डिक्शन में पावर्स दी जाए कि बहुत जो पेटी केसेस होते हैं, नॉर्मल केसेस के लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन की पावर्स दे दो इनको। और छोटे मोटे जैसे गांव के काम होते हैं तो छोटे मोटे विलेज वर्क्स की पावर इनको दे दो कि अपने आप करवा लें, तो हमें डिस्टर्ब ना करें ये छोटे मोटे कामों के लिए। साथ में विलेज स्कूल्स हो गए या स्मॉल फ्यूल हो गया, जैसे फ्यूल फॉडर रिजर्व्स हो गए, इन सब का ये जो काम है ये सब आप पंचायत को ही दे दो कि अपने आप करवा लेंगे। और साथ में पंचायत को एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम भी दे दो ताकि ये सारी चीज़ों को वो अच्छे से मैनेज कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये बात की कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको और एम्फेसाइज किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है। किस तरीके से कि हर एक तालुका में, हर एक तहसील में अलग अलग सेपरेशन कर दो आप, ड्यूटीज़ का और रेवेन्यू का आप सेपरेशन कर दो। तो ये ड्यूटीज़ और रेवेन्यू के सेपरेशन से होगा क्या कि आप बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो सारे जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं यहाँ पर आप ये काम कर दो। फिर तीसरी चीज़ क्या बात हुई कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स यही सेम चीज़ जो है सेपरेट कर दी ड्यूटी को। तीसरी चीज़ ये कहा इन्होंने कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि टैक्सेशन की जितनी भी पावर्स होती हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए थे, गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्टर कंट्रोल रखा था। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे इन सबको आप विड्रॉ कर लो। और जितने भी ये स्कूल्स वगैरह थे कि प्राइमरी एजुकेशन वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तो आप म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही दे दो, वही अच्छे से काम कर लेंगे। तो इसमें ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए, स्कूल्स वगैरह के लिए तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ये काम दो कि अपना काम ठीक से करो। जितने भी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल्स हो गए तो इन सब का काम ये लोग देख लेंगे, ताकि गवर्नमेंट जो है उसको रिलीव कर दो आप इन सब चीज़ों से कि जितनी भी सेकेंडरी एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स रिलीव, पुलिस हो गई या वेटनरी वर्क्स हो गए, ये सब चीज़ों से आप गवर्नमेंट को रिलीव कर दिया जाए। तो मतलब कि आप या तो इन चीज़ों से आप रिलीव करो या फिर आप किसी चीज़ से तो इनको रिलीव कर दो ना बेसिकली। तो आप कुछ ऐसे काम इनको दे दो जिससे गवर्नमेंट जो है उसकी छुट्टी हो जाए कि अब आप ये वाले काम संभाल लो और अपने फाइनेंसेस भी देख लो, ठीक है। तो इस सब की बात हुई थी। नया टैक्स प्रपोजल आया था वो तो रिजेक्ट हो गया था। अब बात करते हैं, एक रेजोल्यूशन आया था रेजोल्यूशन ऑफ मे 1918। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ मे पूरा ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसी को रिव्यू करने की बात करता है। वो ये कहता है कि आप लोकल बॉडीज़ पे मिनिमम कंट्रोल रखो, बहुत ही कम कंट्रोल रखो, कि उनको आप सिर्फ एक नॉमिनल अथॉरिटीज़ बना के मत रखो, उनको रियल अथॉरिटी दो। अगर आपको जेन्युइनली एडवांसमेंट करनी है, अपने लोकल गवर्नमेंट में अपना ट्रस्ट इंश्योर करना है, उनके एडवांसमेंट के बारे में सोचना है, तो आपको उनको रियल अथॉरिटी देनी पड़ेगी। नॉमिनल अथॉरिटी बना के रखने से कुछ नहीं होगा, ये काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपनी मिस्टेक से लर्न कर सके। तो ये पूरी बात हुई थी रेजोल्यूशन ऑफ मे 1918 की। फिर एक्ट ऑफ 1919 आता है जिसके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाला जाता है। तो दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं और ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं। बट फाइनेंस जो है वो तो रिजर्व सब्जेक्ट में था। तो अब ये इशू रिजॉल्व किस तरीके से किया जाए, तो इससे क्या होता था कि इंडियंस के पास ज़्यादा कुछ पावर बची नहीं थी, क्योंकि अगर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया आप में, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फाइनेंस के लिए क्या करोगे, तो बार आप रिजर्व सब्जेक्ट में जाओगे। तो कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इन लोगों ने ये चीज़। तो लैक ऑफ फंड्स के होने की वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आ जाती है साइमन कमीशन 1930 की। अब साइमन कमीशन भी आके वही सेम चीज़ कहती है कि भाई लोकल बॉडीज़ में कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं रही है, तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारे विलेज पंचायत में कुछ भी प्रोग्रेस हुई हो। स्पेशली बस यूपी में, बंगाल
मद्रास, इन 3 जगहों पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी गई है, बट बाकी कहीं पर तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है विलेज पंचायत में। तो कमीशन ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोविंशियल कंट्रोल को और बढ़ा दो लोकल बॉडीज़ में, ताकि एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ेगी, और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर। तो ये सब बातें की थी इन्होंने। अब आई एक्ट ऑफ 1935। 1935 की एक्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया। अब जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है तो इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका डेवलपमेंट करना पॉसिबल हो गया था। इसमें ये बात की गई कि पोर्टफोलियो फाइनेंस की बात की गई। पोर्टफोलियो फाइनेंस जो है वो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज के अंडर ही रहेगा, उनके कंट्रोल में ही रहेगा, बट लोकल बॉडीज के यूज के लिए ये काम करेगा। तो अब फंड्स जो है वो फाइनली अवेलेबल हो सकते थे इनको, तो फंड्स मिलने शुरू हो गए यहाँ पर लोकल बॉडीज के लिए, आप फंड ले सकते। साथ में प्रोविंशियल और लोकल फाइनेंसेस के बीच में जितना भी टैक्सेशन था उसका डिमार्केशन किया गया था, उसको अब स्क्रैप कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। फाइनेंशियल पावर जो है उनको कर्ब कर दिया गया था। तो जैसे कि अगर ट्रेड वगैरह के टैक्सेस हो गए, या फिर प्रोफेशनल या म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज के ऊपर की टैक्सेस की बात आती है, या उनसे रिलेटेड कुछ भी बात आती है, तो उनके केस में अब फाइनेंशियल पावर जो है वो नहीं रहेंगी इनके हाथ में। तो ये इस तरीके की फाइनेंशियल पावर्स को कर्ब कर दिया गया था। इसमें ये कहा गया कि जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने डिसेंट्रलाइज कमीशन जो थी, 1908 की ये कमीशन थी ना, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, उनकी रिकमेंडेशन को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। कौन सी रिकमेंडेशन दी गई थी डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन के द्वारा? कि आपको लोकल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ज़्यादा पावर्स देनी है। तो टैक्सेशन के रिलेटेड लोकल इंस्टीट्यूशंस को पावर्स देनी ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ों को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इग्नोर ही कर दिया था पूरी तरीके से। तो ये सब चीज़ें हुई थी एक्ट ऑफ 1935 के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।